सालार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज एक और ही बहुत ही हॉट टॉपिक जो इस वक़्त ईरान पर जो हमला किया है, जो जहरीत की है इसराइल ने, क्योंकि इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की वाहिद रोग स्टेट है, यानी एक बदमाश मुल्क है, गुंडा टाइप का मुल्क है। तो उसने उसकी जो हरकत है, वो उसको साबित कर दिखाया है। ईरान पे जो फ्राइडे के जुमा की रात के यानी सुबह के वक़्त जो हमले किए उसने, वो वहाँ की जो फ़ौजी क़यादत को भी हलाक कर दिया और एटमी तनसीबात को भी जो नुकसान पहुँचाया उसने इसराइल ने, उसके खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई करते ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एक साहब तेहरान से जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सैयद हिसामुद्दीन मुजाहिर साहब हैं। दूसरे जो सीनियर जर्नलिस्ट है और फ्रंट लाइन मैगज़ीन में भी उनके मज़ामीन छपते हैं, आउटलुक मैगज़ीन में भी छपते हैं, बहुत जगह छपते हैं। जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, जो अनक़रा में मौजूद है और यानी ग्राउंड ज़ीरो से तकरीबन ये कह सकते हैं, वहाँ की जो सूरत-ए-हाल पर बहुत ही गहरी नज़र रख रहे हैं। और द वायर जो है, उसमें भी इनके मज़ामीन छपते हैं, बहुत जगह छपते हैं। ये अंग्रेज़ी के और उर्दू दोनों ज़बान के सहाफ़ी हैं। यहाँ के उर्दू अखबारात में भी उनके मज़ामीन जो है तो बड़ी एहतमाम के साथ शाये किए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इफ्तिखार गिलानी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, तेहरान से जुड़ने वाले हैं, वो अभी शामिल नहीं हुए हैं। तो उनका भी इस्तकबाल करेंगे हम। सबसे पहले मैं जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जो अनक़रा में मौजूद है और हमारे लिए उन्होंने वक़्त निकाला है। जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब, आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, सलाम अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब नाजरीन को, सालार के नाजरीन को बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस फोरम पर बुलाने का। अच्छा, आपने कभी कल ही आपने फ्रंट लाइन मैगज़ीन में मज़मून लिखा है यहाँ की सूरत-ए-हाल पर। तो हम चाहते हैं कि बगैर सवाल किए आपसे खुद ही आप इस पर रोशनी डालें। ये जो मामला ताज़ा मामला जो सामने आया है। इससे पहले भी वाक़यात हुए थे, मिसाइल का हमला ईरान ने भी किया था, उससे पहले भी वहाँ पर जो जिस तरह से जो है 2-3 लोगों को जो है, जो अहम ओहदेदार थे, इसराइल ने बमबारी करके मार दिया था। तो अब ये जो और ताज़ा मामला पेश आया है, तो इसको किस तरह से आप इसके पूरी जो है तफ़सीलात हमारे नाज़रीन को बताइए आप? देखिए, एक बहुत अरसा कबल इज़राइल के एक डिफेंस मिनिस्टर होते थे मोशे दयान। उन्होंने इज़राइल के बारे में कहा था कि इज़राइल की मिसाल इस खत्ते में एक पागल कुत्ते जैसे होनी चाहिए। एक पागल कुत्ते से जो जिस तरह से लोग डरते हैं, इसी तरह से जी, इज़राइल से जो है लोगों को डरना चाहिए। लिहाज़ा इज़राइल की एक जो हिकमत अमली जो है, डिफेंस हिकमत अमली, वो उन्होंने उससे बताई थी। तो लिहाज़ इस वक़्त जिस तरह की जो सूरत-ए-हाल जो पैदा हुई है, इस सूरत-ए-हाल के पैदा होने से जो है, अब आप देखें कि मोशे दयान ने जो कुछ कहा था, बिल्कुल उन्होंने सच साबित करके दिखाया है। का और ये चूँकि मिडल ईस्ट जो कवर करते हैं, जो अक्सर जर्नलिस्ट, वो या तो बेस्ड होते हैं मनामा में, बहरीन में, या बेस्ड हैं या इस्तांबुल में होते हैं। यहाँ जी, तकरीबन तकरीबन सभी को इसका आइडिया था कि ये शायद जो है ये हमले होने वाले हैं। ये तो कोई ऐसी ढकी-छुपी बात नहीं थी, सबको आइडिया ही था कि ये हमले होने वाले हैं। लेकिन सबको शायद ये आइडिया था कि ये हमले शायद ये शायद जो है मंडे के बाद होंगे ये हमले। क्योंकि संडे को टॉक्स थी ओमान में, अमेरिका और इजराइल की इस न्यूक्लियर न्यूक्लियर टॉक्स थी, और वो तकरीबन तकरीबन सभी का गुमान यही था कि ये टॉक्स जो है फिर नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका वगैरह जो है खुद नई शराइत लेकर आ जाएंगे, तो ईरान फिर नहीं मानेगा। तो उसके बाद एक वो रूम, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के जो सिचुएशन बिल्डअप हो जी, रही थी, उससे लग रहा था कि अब ये एक ईरान पर एक हमला होने ही वाला है। लेकिन जी, ये हमला उन टॉक्स से पहले ही होगा, ये जुमा को ही था हो ये तो ये हमले हो गए। ये एक पूरे खत्ते के लिए और के लिए एक बड़ा एक शॉक था, बड़ा एक सरप्राइज था। ये शायद इसी सरप्राइज ने ही शायद इजराइल की जो मिलिट्री, पूरी टॉप ब्रास मिलिट्री की जो है, जो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उसकी शायद वजह यही थी कि शायद ईरान को भी इसकी तवक्को नहीं थी। और इसमें जो है वो लेकिन ये है कि ईरान को सबसे अहम चीज़ ये है कि जो ईरान को खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी नाकाम किस तरह हुई, क्योंकि एक पूरी पूरी एक मिलिट्री टॉप ब्रास उनकी उनकी ख़त्म हो गई।
और दूसरा अमेर और ये है ये इजराइल, ये जो दूसरी चीज है ये तो क्योंकि ये जो यहाँ सिर्फ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से लेकर जर्नलिस्ट तकरीबन हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब इजराइल इस तरह की एक हरकत कर सकता है या करेगा। और क्योंकि अमेरिका का पूरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जैसी जो वो न्यूक्लियर टॉक्स जब ब्रेक हुई थी, लेकिन यह है कि इस अहम चीज सब सिर्फ ये देखना है कि जंग शुरू करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है जंग शुरू करना, लेकिन जी क्या वो जंग अपने अहदाफ को पूरा कर पाती है। इसराइल जी का जो हदफ या अमेरिका का जो हदफ इस जंग में यही था कि ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकना है। ईरान जी ने तकरीबन कहते हैं कि 60% अफसोदगी जो यूरेनियम की जो है उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन बम बनाने के लिए तकरीबन 90% अफसोदगी चाहिए। वो उसमें तो अभी चाहिए, कर यानी इनरिचमेंट। वो अफ़ज़ूक़ी हमारे नाज़रीन को समझ में नहीं आएगा, यानी यूरेनियम को जो है उसकी सलाहियत में बढ़ाना, जो है बिल्कुल बिल्कुल सलाहियत वो में इज़ाफ़ा करना, इनरिचमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। जी, एनरिचमेंट। दूसरी चीज ये हाँ, है कि जो अब जो आपने जो हमले किए हैं यहाँ पर, जो जो सीटीबीटी के सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं इस रीजन में, कल से जी, अभी तक उन्होंने कोई मेजर न्यूक्लियर लीक की जो है रिकॉर्ड नहीं किया है, कोई मेजर जी, रेडिएशन रिकॉर्ड नहीं किया। उसका मतलब है कि वो अफजूदगी की जो प्लांट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उन पर फिर जी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एक्सेप्ट जो है जो नुकसान जो पहुंचा है वो सिर्फ नॉन्स के न्यूक्लियर वो रिएक्टर बाहरी बिल्डिंग, हाँ जी, अच्छा, उनको कोई वो उनको आउटसाइड जो बिल्डिंग का हिस्सा होगा उसमें, हाँ, आउटसाइड जी, बिल्डिंग का ही हिस्सा है, उनको उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन ओवरऑल कोई नुकसान जी, एज सच नहीं पहुंचा है। अब क्या ये हमले ईरान को अब जी, न्यूक्लियर बनने से रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि अब ये किसी भी सूरत में रोक पाएंगे। ईरान में एक तरह से जो एक डिसेंडेंट, एक तरह से जो एक नाराजगी का उनसर था हुकूमत के खिलाफ, वो भी अब खत्म हो जी, चुका है। वो भी तकरीबन जी, इस मामले में जो है ना अब इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये थी, हाँ ये कि शायद मंडे के बाद अटैक होंगे, इतनी जल्दी अटैक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसराइल में इस वक्त जो है इस वीकेंड पर जो है नेतन्याहू के अपने बेटे की जो है शादी होने वाली थी और नेतन्याहू छुट्टी पर जाने वाले थे। लिहाजा आइडिया यही जी, था कि अगले हफ्ते जब नेतन्याहू जब वापस आ जाएंगे, उनकी शायद जनूबी इसराइल में कहीं पर उनकी वो शादी का प्रोग्राम था, और वहां से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद शायद दूसरी चीज ये थी कि नेतन्याहू का खुद जो है उनका जो तख्ता पलटने वाला था, तो उन्होंने इस जी, हमले की वजह से, क्योंकि वहां पर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है उन्होंने उनके हाथ सपोर्ट खींच लिया था। आप एक तरह से हाँ, समझे कि नेतन्याहू की हुकूमत इस वक्त जो एक कोalition हुकूमत है, अलायंस हुकूमत है। जी, जिस तरह जी, से इंडिया में जो मोदी की हुकूमत जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते पर खड़ी है, इसी तरह से यहाँ पर भी हुकूमत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के सहारे खड़ी है, जिन्होंने जी, सपोर्ट वापस लिया था और किसी भी वक्त जो है उनकी हुकूमत अब गिर सकती थी। और ये कहते हैं कि जो ये इसका फैसला जो है ट्यूसडे को ही इजरायली कैबिनेट ने किया था, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका को खबरदार कर दिया था। और इजरायली पॉलिटिक्स में और किसी को नहीं, सिर्फ इनको ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के जो ये लीडर हैं सिर्फ उन्हीं को खबरदार बता दिया गया था कि आप फिलहाल जो है अपने ये वापस ले लें, ताकि क्योंकि जो है हम इसराइल के ऊपर अटैक अटैक करने वाले में आयरे ईरान पर अटैक करने हाँ, वाले। उनको बता दिया गया था कि हम अटैक हाँ, करने वाले हैं, अभी फिलहाल आप इंसिस्ट न करें हुकूमत को गिराने के लिए। तो उन्होंने जो है अभी इसलिए जो है वो बिल्कुल अजीब सा लगा, पिछले एक हफ्ते से वो बिल्कुल खामोश हो गए जी, तो इसलिए जो है, तो लेकिन ये है कि वाकई जो फ्राइडे के दिन ये अटैक हुआ तो ये बिल्कुल एक सरप्राइज था, और एक बिल्कुल एक शौक सा था ये। जी। तो ये कहा जा रहा है, अमेरिका के जो खारजा सेक्रेटरी है वो ये कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि मैं अभी ये देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैज द न्यू एवरीथिंग अबाउट द इसराइली स्ट्राइक, ईरान ऑप्शन इंक्लूड अटैकिंग इसराइल विथ मिसाइल और ड्रोन्स एज इट डिड ऑन फ्राइडे, ये कहा जा रहा है। ये मैं अभी देख रहा था, CNN का जो हमारे फरीद जकरिया साहब जो लिखते हैं उसमें दिख रहा था। तो ये ये जो कंट्रडिक्शन है, एक तरफ जो है अमेरिका के जो खारजा सेक्रेटरी हैं रोबियो, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमको नहीं मालूम था, इसराइल ने अपने तौर पर किया। दूसरी तरफ ये जो है बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि ये इसराइल हमला करने जा रहा है और ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक दिन 24 घंटों में कई स्टेटमेंट्स खुद ही बदले। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके जी। बाद कहा कि इज़राइल ने ये खुद ही किया। लेकिन यह है कि अब हाँ। जो खबरें यहाँ आ रही हैं, खासतौर पर हाँ। आज इज़राइली मीडिया में आज आया छपा है, ये आज आया है इज़राइली मीडिया में भी कि उनको जो है नेतन्याहू कंटिन्यूअस ट्यूसडे के बाद से लेकर फ्राइडे तक जी। कंटिन्यूअसली जी। टच में थे डोनाल्ड ट्रंप के। और जी। डोनाल्ड जी। ट्रंप, जी। हाँ, ये तो सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये इसकी जो है टाइम मांगा था, वक्त मांगा करने था, ये बात सही है ना? की हम्म। उनको बताया गया, उनको कहा गया था कि आप इसको डिले करें, अभी मत करें। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जो है उनको एक जो अटैक्स जो होता है ना, अटैक के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट एक बहुत अहम चीज होती है। तो जी। वो शायद सरप्राइज एलिमेंट उनको शायद बाद में नहीं मिलता, जो सरप्राइज एलिमेंट उनको इस वक्त हासिल हुआ। लेकिन ये है जी। कि खैर खैर ये एक अहम चीज इसकी ये है कि इस खत्ते के जो ममालिक जो एक तरह से बहुत ही एंटी ईरान समझे जाते थे, एंटी बताए जाते थे वगैरह, इस मामले में जो है इन्होंने उस वक्त एक अहम मुस्बत किरदार अदा किया। अगर आप जॉर्डन इनको छोड़कर इनको अगर इनको छोड़कर जो है बाकी कंट्रीज ने जो है खासतौर पर इस मामले में जो है एक बड़ा मुस्बत किरदार ही अदा किया। सभी ने अब तक तुर्की से लेकर सऊदी अरब, कतर जो है, ये सब ओमान, ये सब लोग जो है सब इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ये जंग खत्म हो और किसी तरह से जो है ये टॉक्स जो है ईरान के साथ जो टॉक्स थी वो दोबारा दोबारा शुरू हों और इसराइल को किसी तरह से जो है कोई लगाम लगाई जाए। लेकिन ये अब सिर्फ एक ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कल ईरान अब बिल्कुल अब खत्म हो जाता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ईरान बिल्कुल ऑलमोस्ट एक तरह से समझे आप सरेंडर करता है, तो उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज का नंबर है यहाँ पर इस खत्ते में। ये ऐसा नहीं है कि इसराइल जो है बिल्कुल, जो मोशे दयान ने कहा था कि इसको एक तशबीह दी थी एक पागल कुत्ते से, और वो पागल कुत्ता फिर बाकी कंट्रीज के पीछे फिर हो जा आ जाएगा। और एक तो सबसे पहले इसका है जो गाजा से जो इतने बड़े लोगों गाजा से फिर जो है जो लोगों के इनखला या वहां से जो वो बिल्कुल गाजा को खाली करना चाहता है, तो वो वहाँ के तो 20 लाख 25 लाख के करीब लोग हैं। वो तो इसकी जो आसपास की कंट्रीज हैं उन्हीं को बर्डन लेना पड़ेगा फिर। जी। जी। लिहाजा जी। ये उन कंट्रीज के लिए भी जो है एक तरह से एक ताजियाना है, या उनको उनको जो है वो बहुत एलाइज हैं अमेरिका के, और उनको जो है इस वक्त एहसास होना चाहिए कि इस वक्त जो है ये वक्त, क्योंकि अब वो ईरान एक तरह से जो ईरान की अपनी बेवकूफियां बहुत थी, उन अपनी जी। जी। बेवकूफियों की वजह से ईरान ने अपने आप को जो है ना एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर उभर गया था पोस्ट वो किया। हाँ चीज जी। के लिए, जी। गल्फ के लिए, हम्म। सऊदी अरब के लिए। एक तो एक दो 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 एक तरफ से जो है उनकी हुकूमतों के लिए भी थ्रेट, हुकूमतों के लिए थ्रेट इसलिए था कि जब ईरानी इनकलाब के बाद उन हुकूमतों को लग रहा था कि इनकलाब शायद कहीं यहाँ तक ना आ जाए। जब जी। जी। इनकलाब जी। वहां पर आ गया, जब वहां पर अरब जी। स्प्रिंग शुरू हो गया, तो इस अरब जी। स्प्रिंग के खिलाफ भी ईरान खड़ा हो गया। तो जी। शाम में जो अरब स्प्रिंग को दबाने जी। में जी। अरब दबाने में जी। तो ईरान का एक बहुत बड़ा रोल था। लिहाजा जी। ईरान ने क्या किया था काम, एक तो अरब हुकूमतें और फिर और अरब अवाम, दोनों को अपने जी। आप के अगेंस्ट कर दिया था, अपने आप के अगेंस्ट। लिहाजा जी। इस वक्त जो है अब, लेकिन चूंकि एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस जो थी, चाहे हिजबुल्लाह के रूप में लेबनान में, चाहे शाम में, और चाहे वो अब बहुत ही वीकन हो चुकी है। ईरान का अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन पर वीक हो चुका है। ये अब वक्त है कि ईरान अपने दाखिली अमूर पर, दाखिली अपने कंट्री के ऊपर जो है ध्यान दे, और तवज्जो दे। हाँ। आसपास की जो कंट्रीज जो हैं उनके अंदर जो एक सिक्योरिटी थ्रेट था ईरान के तईन, उसको खत्म करे, उसको किसी तरह से एड्रेस करे। वो हो गया है, किसी तरह से एड्रेस हुआ है, जिस एड्रेस होने की वजह से तुर्की और कतर और ओमान और सऊदी अरब ने इस वक्त जो है ईरान के साथ खड़े हुए। ये एक बहुत ये अच्छी, मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं आप, ये एक तब्दीली है, बहुत ही अच्छी मुस्बत पेशरफ्त कह सकते हैं इसको। चीज ये हाँ। निकली है। और लेकिन ईरान को जो है अपने अपने रवैये के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऊपर उसको अज़र नौ नजरसानी और करनी पड़ेगी और नजर। करनी चाहिए। जी। अच्छा, इफ्तिखार साहब, ये जो है अगर ये जंग तूल पकड़ती है, जैसा कि ये गोल्डमन बर्ग का जो है आर्टिकल था 2019 में, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक अहम ओहदेदार रहे हैं, 2019 में उन्होंने लिखा था
कि अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा, और ये एनालिस्ट तो एक अरसे से कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग होगी, ये बात तो हो ही रही थी। तो उसका ये कहना है कि ये अमेरिका कूद पड़ेगा जिस तरह से इराक के इसमें कूद पड़ा था। ये जो अमेरिकी जो वहां पर फौजी अड्डे हैं गल्फ में, पूरा अरब दुनिया जो है पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। और जो है इसके नतीजे में जो है ईरान क्योंकि छोटा मोटा मुल्क नहीं है, तकरीबन उसके 17-18 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है तो उसका इलाका है, और आबादी भी तकरीबन 9 करोड़ 10 करोड़ के लगभग है। तो बहुत बड़ा मुल्क है, और ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि सब पूरी दुनिया हैरान है कि सुपरसोनिक मिसाइल जो गिरे हैं तल अबीब में, जो गिरे हैं इसराइल की दारुल हुकूमत में गिरे हैं, जिसके वीडियो आए हैं, मैंने देखा हूँ, आपने भी देखा होगा। तो ये इतनी पाबंदियों के बावजूद जो है गुज़िश्ता 20-25 साल से जो पूरे पाबंदियों में है वो, के बावजूद उसने ये मिसाइल तामीर ये तैयार किए हैं। तो ये इन चीजों को किस तरह से आप ये करेंगे, असिस्ट करेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बयान की है। देखिए, ये अमेरिका का जो ये सीआईए स्टेट डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं, ये पिछले तकरीबन इराक के बाद ही से ईरान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जी अमेरिका की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी इस दौरान जो है वो समझती थी इन चीज़ों को, लिहाजा में उनको बाज रखा था। लेकिन अब जी ट्रंप ने भी कोशिश की, ट्रंप का भी लग रहा था कि ट्रंप शायद इनको जो सीआईए को या अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको अलाउ नहीं करेगी इस हद तक जाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आपने देख ही लिया, या देख ही लिया है कि अब तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं बची है। लेकिन आप चाहे किसी के पास क्रूज मिसाइल हो या न भी हो, आप अगर पिछले 100 साल की हिस्ट्री आप निकालें, 100 साल की हिस्ट्री में आप देखें दुनिया में जो ताकतवर तरीन कौम जो रही है, ताकतवर रहे हैं, वो कब आप देखें वो कभी कोई जंग नहीं जीत पाए हैं। अगर आप जी जर्मनी से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता था जर्म जी जी मिलिट्री में, या अमेरिका में तालिब अमेरिका तो अफगानिस्तान में किसने हरा दिया? अफगानिस्तान में सोवियत हम्म यूनियन को किसने हराया? अफगानिस्तान में। इराक से क्या अमेरिका ये बता सकता है कि इराक इराक में इसकी जीत हुई है? सिर्फ इस सद्दाम हुसैन को गिराने के अलावा और अमेरिका इराक में क्या अमेरिका जीत गया? कोई भी अमेरिकी जनरल जो है ये सोमालिया सोमालिया की मिसाल है ना, सोमालिया में भी गया था ना अमेरिका, हमेशा बड़ा हमेशा से खार होके कहा निकलना पड़ा था। अगर हाँ पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखें तो आप देखें कि बहुत ही छोटी पावर्स ने बड़ी बड़ी पावर्स को हरा दिया है। तो जी रूस और ये जो बरता फ्रांस वगैरह तो जर्मनी के सामने कुछ भी नहीं थे वर्ल्ड वॉर में। जी और जी वो या उसके बाद कोरिया की जंग आप देखें, ये जो आप जी जंगें देखें, लिहाजा जो है ये अमेरिका कल ईरान, चाहे ईरान के पास सुपरसोनिक मिसाइल हो या न हो, ईरान पर फिर क्या करेगा अल्टीमेटली? ईरान ईरान पर कब्जा करके फिर क्या करेगा? ईरान पर जी कब्जा करने के बाद जो है 8-9 करोड़ लोगों को क्या संभाल कर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा ईरान में बस यही एक चीज हो सकती है जो ऑब्जेक्टिव वो हासिल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं रिजीम चेंज का, जो उन्होंने इराक में कर दिया। आप मुझे बता दीजिए, जी इराक में रिजीम चेंज करने के बाद इराक क्या इस रीजन के लिए, क्या अमेरिका के लिए ज्यादा सिक्योर हो गया कि इनसिक्योर हो गया? जी अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए इंतहाई इनसिक्योर हो गया इराक। जी इराक में उनका उसका इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया। जी जो कि अगर किसी तरह का जो इन्फ्लुएंस जो इराक इस जो उसने जो है ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम हुसैन के दौर में ईरान अमेरिका को हासिल था वहां पर इराक में, वो उसके अभी तो है नहीं। वो अभी ऑलमोस्ट एक तरह से समझें कि इराक की गवर्नमेंट जो है ना एक प्रॉक्सी ईरान की है। जी तो जी लिहाजा जो है ये कोई भी जो है जंग का जो है, अगर आपके पास सबसे पहले जंग जिस वक्त स्टार्ट करनी होती है तो उसी वक्त जो है उसके विड्रॉल के भी जो प्लान बनाना पड़ता है। ये जंग अगर हमारे जी आदाफ पूरे नहीं हो पाते हैं या पूरे हो गए तो फिर हम कैसे विड्रॉ करेंगे? जो अमेरिका के पास इराक में बिल्कुल भी नहीं था, और ईरान के सिलसिले में भी लग नहीं रहा है कि इसको जो है अगर ये ज्यादा से ज्यादा जो है कल वहां रिजीम चेंज हो भी सकती है। लेकिन वहां तो तक 8-9 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पर। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई कब्जा ही नहीं कर सका है पिछले कई हजार सालों में। जी और जी इस जी और क्या आप वहां और अफगानिस्तान पर नहीं सोवियत यूनियन ने, नहीं 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 ना अमेरिका वहां अमेरिका। कब्जा कर पाया, और वहां उनके पास तो कोई सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। वो न कोई भी न कोई जहाज हाँ था, न कुछ भी नहीं था। क्लेशनकोफ से जो है उन्होंने अमेरिका को वहां से निकाल दिया।
वो अमेरिका की ऐसी हालत 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 कर दी वहां पर, जो कि हर कोई मानने के लिए तैयार है कि वहां पर अमेरिका की शिकस्त हुई। लिहाजा जो है ये यही चीजें जो है ये समझने सोचने समझने की जरूरत है कि सिर्फ ताकत ही हर कोई कुछ चीज नहीं होती है, उसके बहुत सारे और अवामिल भी होते हैं। आप किसी ऐसी जगह पर जहां पब्लिक आपके खिलाफ हो, वहां पर आप बहुत देर तक आप अपना कब्जा जारी नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये जो है, ये मुस्लिम इलाके जो है, यानी आप देख रहे हैं कि कशीदगी, जंग, ये सब ज्यादातर मुस्लिम खित्ता, जो मुस्लिम दुनिया है वही ज्यादा है, यानी वो मिडल ईस्ट का इलाका ही जो है बहुत बनता है। इसके क्या वजूहत क्या है? आपने अपने इस पर कभी गौर किया है क्या? इसराइल को तो लाके बिठाया उन्होंने, एक चौकी बना के बिठा दिया है वेस्टर्न पावर्स ने, ईसाई दुनिया ने। ईसाई दुनिया कहना चाहिए उसको, वेस्टर्न पावर्स क्या कहना चाहिए, ईसाई दुनिया ने हमारे ऊपर, यानी वो जो मुस्लिम दुनिया के सीने पर लाके बिठा दिया है। देखिए, ये इसराइल जो है ना एक मेजर इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है मिडिल ईस्ट में। आप ये कह सकते हैं शायद अगर इसराइल नहीं होता यहाँ पर, अगर, क्योंकि जिस वक्त जब इसराइल को बनाने की, जब उन यहूदियों को अपना वतन देने की जो है उस वक्त जब चल रही थी, साजिश एक जो तो हो रही थी, हाँ जी। पे जब चल रहा था इनको अपना, क्योंकि इनको इनको हॉलोकॉस्ट देखा था उन्होंने, उनको बड़ा कत्लेआम हो गया था। तो उसमें जो ऑप्शंस दी जा रही थी, एक ऑप्शन था कि इनको जर्मनी का एक हिस्सा जो है उनको दिया जाए ताकि जर्मनी को भी सबक मिले। जर्मनी ने ही इनके खिलाफ जो हॉलोकॉस्ट वगैरह जो है वो जी नाजी जर्मनी ने ही किए थे, तो लिहाजा सजा तो उनको उनको भुगतनी थी। फिर दूसरा आया था कि नहीं, अफ्रीका में जो युगंडा के पास, वहां पर एक कंट्री जो है बनाकर जो उनको दे दी जाए। और मेरे ख्याल में अगर वहां पर उनको एक कंट्री दी गई होती तो अफ्रीका जो है, हो सकता है शायद एक तो वो पीसफुल भी रहते, हो सकता है अफ्रीका इनकी वजह से डेवलप भी हो जाता, क्योंकि मिडिल ऑफ अफ्रीका में एक यूरोपियन टाइप जी की एक कंट्री होती तो उसका उसका इफेक्ट जो है आसपास भी पड़ता, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जी आसपास ही पड़ता, और वहां पर कोई इतना जी कोई रिफ्यूजीज वगैरह इशू था नहीं। अब अगर आपने यहाँ पर इनको कंट्री दे दिया यहाँ पर, यहाँ पर आपने मिडिल ईस्ट में इनको कंट्री कंट्री आपने दे दी, आपने वहां पर फलस्तीनियों को वहां पर कंट्री दे दी, लेकिन ये कौन सा साइंस बनती है कि आप वहां पर जो है जो लोग ऑलरेडी रहते हैं उनको आप बेदखल करें, उनको आप घरों से निकालें, और फिर इसके अलावा जो है आप पूरी डेमोक्रेसी जमहूरियत का आप पूरा डंडोरा पीटते हैं। और फिर वहां पर अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से ही आपको रहना है तो राइट टू इक्वल वोट भी होना चाहिए फिर सबको। फिर जो पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट में कौन आ सकता है वहां पर। वहां के जो मकामी बाशिंदे उनको निकाल कर जो है आप कहते हैं कि हम यहाँ पर 5,000 साल पहले हम यहाँ पर रहते थे। वो तो कहीं भी आप जिस घर पर रहते हैं उस घर के नीचे खोदेंगे तो किसी न किसी का तो होगा ही, वो 100 साल 2 साल 200 साल पहले कोई ना हाँ, कोई तो जी रहता ही होगा वहां पर। तो आप कोई आ जाएगा वहां पर कि नहीं 5,000 साल पहले मेरे जो है आबा अजदाद यहाँ पर रहते थे इसलिए आप खाली करो। ये कौन सी साइंस है और ये कौन सी मंतक है? ये मंतक अगर पूरी जी दुनिया पर अगर लागू लागू हो जाएगा, आप देखो पूरी दुनिया का तहबाला हो जाएगा। ये मामूली सी जी चीज जो है अक़वाम मुत्तहिदा या वर्ल्ड के पावर्स जो है समझने से कासिर हैं। अब अब ये यहूदी जो हैं इनके पास डबल पासपोर्ट्स हैं, ये अमेरिका में भी रहते हैं, इसराइल में भी रहते हैं। मेरे ख्याल में इसराइल में जो है टोटल पॉपुलेशन जो रहने वाली पॉपुलेशन है 50 लाख से ज्यादा की नहीं है। बाकी जी 50 लाख, चूंकि 1 करोड़ शायद 10 लाख टोटल पॉपुलेशन बताई जाती है, वो सब के सब बाहर रहते हैं। पचास जी लाख के करीब ये बाहर ही रहते हैं, कि अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई अलग अलग ये जो यूरोप में रहते हैं। और वहाँ उनकी और इजरायली शहरी भी हैं। तो ये एक, जी अगर इस अगर ये किसी वक्त एक प्रेसिडेंट बन जाए तो उस प्रेसिडेंट के हवाले से जो है आगे भी फिर कई कौमें जो है रेड इंडियंस फिर कभी किसी वक्त अमेरिका के ऊपर दावा ठोक सकते हैं। जी 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 इंडिजीनियस एबॉर्जिनीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में, वो जी वो कर जी सकते हैं। कभी इंडिया में जो है आदिवासी, या वो कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ ये तो हमारी कंट्री, हम यहाँ पर रहे हुए हैं 5,000 सालों से, बाकियों जी का जी कोई रहने का हक नहीं है। या जी अगर जी बाकियों को सब रहना भी बाहर है से आए हुए हैं। जी रहना भी है तो वो फिर वोट का वो हक नहीं होगा, वो जिस तरह का वोट का हक बाकियों को यहाँ। वरना यहाँ पर इसराइल में तकरीबन 25% के करीब जो है, 25 अरब। नॉन ज्यूज हैं। लेकिन जी पार्लियामेंट में सिर्फ उनकी 9 सीटें होती हैं, ताकि वो जी फैसला साजी में इफेक्ट ना हो सके। जी जी
तो वही फिर होगा, फिर वहाँ यहाँ वही वही यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है आप रहो लेकिन आपको मेरे हमारे अंडर रहना है। हमारी ज्यादा सीटें होंगी पार्लियामेंट में, आपकी बस इतनी कम सीटें होंगी, जस्ट आप सिर्फ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप कोई फैसला साजी में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वो इसराइल का एज सच बनना ही जो है एक तरह से जो है एक विपरीत कह सकते हैं आपकी एक एक अनप्रेसिडेंटेड एक नाइंसाफी का जो है, हाँ जी जी, एक बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी का एक वो जो मिस, हाँ बिल्कुल। नाइंसाफी का, अच्छा, और एक नाइंसाफी की एक इंतहा है। और अगर हाँ आप जी जी वहां जी इवन आप अब आप अगर चलो फलस्तीनी, एक तो जो वहां पर जो फलस्तीनी फलस्तीनी जो रहते हैं या जो वो पॉपुलेशन हैं वहां पर इसराइल में, तो वो तो हैं ही, वो तो पिछले कई हजार सालों से वहां रहते हैं। अब अगर आप जी कह जी रहे हो जी कि आप जी, कोई 5,000 बात ही साल, नहीं है। जी आप अगर ये अब अगर आप इस मंतिक पर भी आप जाओ कि 5,000 सालों से हम वहां पर रह रहे हैं, 5,000 साल पहले ये हमारा कंट्री था, तो उससे 6,000 साल पहले तो फिर कनानियों का था, फिर उनको लिया, फिर उनको जी उनको ढूंढ, फिर आप ही को क्यों दिया जाए, फिर उनको दिया जाए, या उससे जी भी ढूंढ दिया जाए, उससे भी पहले कौन कौन रहता था उनको दिया जाए, फिर अगर यही मंतिक है। और जी जी दूसरी चीज ये है कि अगर यहूदी दुनिया में अगर इस वक्त सही और सलामत हैं, ये सिर्फ दो कौमों की बदौलत हैं। एक जी ईरानियंस, एंशंट एंशंट जी एंशंट हिस्ट्री में उनको जब जी बाइबलियंस ने उनको मार मार कर वहां गुलाम बना लिया था, तो उस वक्त ईरान के ही साइरस ग्रेट उसने ही बाइबलियंस को शिकस्त देकर इनको उस वक्त छुड़ा लिया, और उनको न सिर्फ छुड़ा लिया बल्कि जो लास्ट माबद है, लास्ट माउंट जो है यहाँ वहाँ, वो तो उसी ने बनवा उन्होंने ही बनवा कर दिया था उनको, ईरानियंस यरूशलेम नहीं। में, यरूशलेम में ना, जो यरूशलेम की बात कर। बिल्कुल हाँ मस्जिद अक्सा का जो, या जो उसके हाँ नीचे जो हाँ उनका हैकल जी सुलेमानी जिसको ये कहते हैं, हाँ आखिरी है क्योंकि जी 3 बार तो बना हुआ, आखिरी जो हैकल सुलेमान जिसको बाद में रोमन्स ने तबाह कर दिया, वो तो ईरानियंस ने ही उनको बनाकर दे दिया था। तो जी लिहाजा जी जो है जी, इनको ईरानियंस का हमेशा से यहूदियों को खासतौर पर शुक्रगुजार रहना चाहिए कि अगर जिंदा हैं वो हाँ इस वक्त एहसानमंद रहना चाहिए। जी 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 सिर्फ उन्हीं की वजह जी से जी, जिंदा उनका। है वो। और उसके जी बाद जी फिर जब उनको यूरोप ने, फिर उसके बाद मिडिवल पीरियड में जब यूरोप ने इनकी पिटाई शुरू कर दी, तो उस वक्त किसने बचाया उनको? ऑटोमन एम्पायर ने। वही जी उनको बचाने इस हद तक बचाने पहुंची कि जब रोम में इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो उनका एक वफद यहाँ आया था सुल्तान मुराद के दरबार में। तो कहते हैं कि तारीख में है कि जब सुल्तान मुराद ने वापस अपने सफीर को इन्हीं के साथ अपने सफीर को भेजा, और वहां पर रोम में उसने वहां पर उसको बता दिया कि अगर दूसरी बार हमने ये सुना कि इन यहूदियों के ऊपर आपने जुल्म किया है, तो दूसरी बार अब सिर्फ यहाँ पर सफीर नहीं आएगा, बल्कि उस्मानी सल्तनत की जो फौजें जो है रोम के दरवाजों पर दस्तक दे रही होंगी। जी जिसकी वजह से जी उसके बाद और उसके बाद यहाँ पर जो स्पेन से जब ये निकाले गए थे, तो उनको रिहेबिलिटेट उस वक्त ओटोमन एम्पायर ने किया। यहाँ पर इस्तांबुल में उनका एक पूरा एक मोहल्ला है बलात के नाम से, जहाँ जहाँ उनको रिहेबिलिटेट किया गया था, जहाँ उनको जो है उनको बहुत बड़े ओहदे दिए गए थे ओटोमन एम्पायर में। लिहाजा एंशिएंट एम्पायर पीरियड में ईरानियंस, मिडिवल पीरियड में टर्किश ओटोमन एम्पायर, इन्हीं की बदौलत अगर इस वक्त यहूदी कहीं पर जिंदा हैं, और कभी इस वरना तो कब के एक्सटिंक्ट हो, अगर बाइबलोन में हाँ, उनकी नस्ल खत्म हो जाती है बिल्कुल। बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए होते, जब उनको इवन वर्ल्ड वार सेकंड में भी जब कंसंट्रेशन कैंप से जब ये भाग भाग कर जा रहे थे, तो कहाँ भाग कर रहे थे? तुर्की आ रहे थे भाग के, और यहीं पर उनको पनाह भी जी मिल रही थी उस वक्त। और उस वक्त ये जी जी जर्मनी का मतलब ये अंदाजा करना कि कोई इस वक्त मतलब जर्मनी की जो है नाराजगी मोल लेना किसी के बस में नहीं था जी उस वक्त, और जी। हिटलर की तो नाराजगी ये, मोल जी जी उनको जी, पनाह सही दी सही जा कह रहे रही हैं। थी। तो ये एहसान फरामोश तो कौम है, कुरान में भी इनके बारे में तस्करा हुआ है। ये अपना जो उनका किरदार जो है, इनका जो कैरेक्टर है, वो तो सबके सामने जाहिर है। अब ये हमला करके भी उसने जाहिर कर दिया है कि कितने बड़े जो है तो रोग स्टेट है करके ये। अब ये गाजा का जो है अभी जंग चल रही थी, तो इसका ये महाज खोलने के, ईरान के खिलाफ महाज खोलने की क्या जरूरत थी? क्या ये, आपने जैसा कि कहा कि ये अपनी सर्वाइवल के लिए, नेतन्याहू जो है अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह की जो है हरकतें कर रहा है, तो क्या इस लिंक कर सकते हैं इससे आप इसको? बिल्कुल अभी गाजा बिल्कुल, का मामला चल ही रहा है। क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने कहा आपको, गाजा में जो है ना, जो जो कुछ उन्होंने किया गाजा में, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते थे।
गाजा में जी ऑलमोस्ट तकरीबन जो है एक फाइनलिटी पर पहुंच चुकी है। गाजा में जितनी तबाही, जितनी बर्बादी वहां होनी थी वो तो कर चुके थे। अब क्या वहां आप क्या कर जी सकते थे अभी गाजा में? जी तो जी जी फिर चूंकि अब दोबारा अटेंशन इसराइल के अंदर, दोबारा अटेंशन हो गया था नेतन्याहू की हुकूमत के ऊपर। जो मैंने कहा आपको, इनको जो इनकी इनकी जो अलाइड पार्टी है, जो ऑर्थोडॉक्स, जो उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया था। और शायद मेरे ख्याल में इसी हफ्ते के नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी वहां पर पार्लियामेंट में, और इनकी जी गवर्नमेंट शायद डिसॉल्व हो जाती थी, होने का अंदेशा था, हो सकती थी हो। तो ये जो अभी ईरान का हमला उसने किया है, तो नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी कुर्सी तो बचा ली है। जी। तो अब ये आखिरी मेरा एक, सवाल ये, हाँ जी 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 जी, जारी रखिए, आप कुछ कहना चाहते तो मैंने हैं? हाँ कहा फिलहाल नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचा ली है, और अपने, हाँ हाँ और जी जो, और दूसरा जो है ना, क्योंकि इसराइल में भी जो पब्लिक है वो बहुत ही, क्योंकि उनको अभी तक बहुत ही ईरान के खिलाफ जो फीड किया गया था, और वो भी इस जी। वक्त जो लग रहा है कि हाँ, इसराइल ने जो है ईरान को अपना सबक सबक सिखाया है। एक मैसेज दिया है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि अभी जो है ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार है, उसने कहा कि भाई अगर ये अभी जो इसराइल ने जो हमला कर दिया, जो एग्रेशन है इसकी ईरान के खिलाफ, तो ईरान को अब जो है पूरा जो है ना, पहले इसमें जो है पहली फुर्सत में जो है वो आटम बम बनाना शुरू कर देगा। ये जो है बात जो है अमेरिका के जराये से आ रही है, सामने आ रही है। मैं भी देख रहा था CNN पर जो है फरीद अकरिया के, इसमें जो है ये बात जो आ रही है, यानी बिल्कुल शुरू कर देगा, अब तैयारी शुरू कर देगा वो। और ये जो सूरत यार, उनकी पूरी क़यादत जो है तो तकरीबन जो है तो ख़त्म कर दी गई। 5-6 जो एटमी साइंटिस्ट थे, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, वो भी जो है तो हलाक कर दिए गए, जहाँ भाग हुए हैं। तो ये ईरान इस सूरत हाल से किस तरह से बाहर आ सकता है? ये दोनों को मिलाकर जो है आप ये करिए। एक तो जो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हवाले से जो कहा जा रहा है, ये बेचारे थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक तरह से जो फिजिक्स न्यूक्लियर साइंस पढ़ा, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। ये अच्छा, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनमें से सिर्फ एक ही थे जो फॉर्मर थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अच्छा, जिनके ऊपर अच्छा। 2010 में भी अटैक हुआ था, असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन उसके उस वक्त बच गए थे। और जी, अब वो रिटायरमेंट की जिंदगी अब गुजार रहे थे। ये जो जी, जी, हमला जी। हुआ ना, यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स पर हुआ, और इस हद तक मतलब उनकी अच्छा। फैमिली, उनकी उसके साथ उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे भी मारे गए हैं इसमें। जी, जी, तो जी, ये जी, इनके जी। घरों पर अटैक हुए। तो जी, जी। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले, ये वो साइंटिस्ट नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मगर इस तो तरह से पेश किया जा रहा है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने वाले, जैसे हमारी अच्छा, दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी में जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं, जैसे हाँ, हाँ। जी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले लोग थे ये। तो जी, जी, ये एकेडमिक साइंटिस्ट थे। तो जी, जिनका इनमें से सिर्फ एक ही थे जो फॉर्मर थे, मगर लेकिन जी, ये है जी, कि ये अटैक खुद। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिका के जराया ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसराइल के अंदर से भी आप लोग, इसराइल के अंदर से भी जो उनके अपने एनालिस्ट है, वो यही कह रहे हैं कि आप इस हमले का ऑब्जेक्टिव बता दें। क्या ऑब्जेक्टिव इसमें? जी, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि इसराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोकना है, वो तो इससे जी, हासिल ही नहीं हुआ। जी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो तो एज इट इज हैं। वो तो कल महफूज़ है। वापस, वो, हाँ, वो तो महफूज है। हो सकता है शायद आपने जो ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप, आईआरजीसी की लीडरशिप खास तौर पर, उसको जो निशाना जी, बनाया है, उससे साल, उससे महीना, 2 महीना, साल डिले हो सकता है, लेकिन जी, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जी, वो कम नहीं जी, हुई है उससे। और जी, अब तो ऑलमोस्ट, अगर अमेरिका और अगर ट्रंप इस ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर पहुंचाने में जी, कामयाब नहीं होता है, तो ईरान को जी। दुनिया की अब कोई भी ताकत न्यूक्लियर बनने से रोक नहीं सकती है। ये आपका जो है यानी फाइनल तज़िया है ये। ये जो है एकदम बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने उसको हर तरह की पाबंदियाँ लगा के देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल मज़बूती से जमा हुआ है। यानी तेहरान की बात कर रहे हैं हम, ईरान की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा ख़दशा है कि ये जंग जो है की शक्ल इख्तियार कर सकता है मामला? क्योंकि ईरान ने तो कहा कि हम हमले जारी रखेंगे और उसका दायरा फैल सकता है। ऐसा कुछ है आपके लिए? वहाँ पर जो किस तरह की फीलिंग है, एहसास है, आप जहाँ बैठे हैं, जिस इलाके में बैठे हैं, जिस खत्ते में बैठे हैं? देखिए, ये इस वक्त अब जंग उसको नहीं कह सकते हैं। जंग पहले ये होती थी कि फौज किसी मुल्क में दाखिल होती थी। अब जी, जी, वो जी, जी। अब तो वो, क्योंकि दोनों मुल्कों की बॉर्डर भी नहीं है मिलती कहीं पर,
लिहाजा ये जी, कहें, ये जंग उसको आप कह ही नहीं सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो इस वक़्त ये क्या, ये भी तो जंग ही है, ये ऑलमोस्ट एक-दूसरे के जी। मिसाइल्स गिराना, ये तो हाँ। ऑलमोस्ट जी, या जी। या ऑलमोस्ट मतलब जंग ही है ये। लेकिन ये है कि हुँ, इस वक़्त जो है, जिस वक़्त हम आप बात कर रहे हैं, इस वक़्त जो है ये तुर्की ये जो है कतर और ओमान और इसी के साथ सऊदी अरब जी, भी, ये इस वक़्त जी, जो है सर जोड़ के बैठे हुए हैं, किसी तरह से जो है ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ये जो न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं ये दोबारा शुरू हों। हो सकता है इस संडे को शुरू ना हों, लेकिन किसी तरह से जो है ये सोच किसी तरह से जो है ये दोबारा शुरू होने के कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान जो है जो बड़ी, क्योंकि मैं ये जो सऊदी अरब और कतर ने जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की का जो अनाउंसमेंट की थी अमेरिका में, तो वो हुँ, उन जो जिनके थ्रू की थी, उनकी लॉबीज़ को ये बरोक़ ला रहे हैं इस वक़्त के अमेरिकी इंतज़ामिया को किसी तरह से जो है समझाया जाए कि इस वक़्त जो है इज़राइल की इस हद तक पुष्टपनाही ना करे। और एक तो जो है किसी एक तो कि अगर अमेरिका अमेरिका तो चलो इस वक़्त जो है इस अगर आप देखें कल जो ईरान ने भी जो अटैक किए, उसमें जो है एक जो जी, उन्होंने जो उसमें जो है इस इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को जी, इज़राइल के जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको रोका। लेकिन हुँ, अगर हो सकता था तो उनको रास्ते में जो है अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रोक सकते थे। तो जी, ये एक जी, इंडिकेशन है कि अमेरिका जो है अपने आप को एक तरह से इस जंग में अभी शामिल होने से जो है एहतराज़ कर रहा है। तो जी, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम वरना जो है जॉर्डन के ऊपर से होते हुए या का ऊपर होते हुए गिराए जा सकते थे। लेकिन ये जी, मिसाइल सिस्टम्स अगर आप देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये अगर इनमें से कोई एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक भी रहा है तो इज़राइल के अंदर ही उनको रोका जा रहा है। तो लिहाज़ा अभी तक ये कह सकते हैं हम कि अमेरिका जो है अभी तक ये कोशिश है कि अमेरिका अभी तो कोशिश कर रहा है इस जी, जंग से बाहर रहने की। जी। बहुत राइट? बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब। ये हम नामवर और मारूफ तजज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब से आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको उनकी गुफ्तगू बहुत पसंद आई होंगी। उन्होंने बहुत ही जो है तारीख़ी हवालों से ये बात आपके सामने रखने की कोशिश की कि इसराइल जो है, यहूदी जो है एक एहसान फरामोश कौम है। जिस ईरान ने उनको बचाया था, जिस उस्मानिया सल्तनत ने, खिलाफत ने उन्हें बचाया था, आज उन्हीं के खिलाफ जो है ये किस तरह का जो है रवैया अख्तियार किए हुए, किस तरह का ज़ुल्म-सितम का बाज़ार गर्म किए हुए है। और हर कहीं कहीं पर भी जो जाहिरियत उनका एक जो है एक मशग़ला बन गया है बिल्कुल, ऐसा मालूम होता है। कभी लेबनान पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी सीरिया पर जाके हमला कर देते हैं, कभी जो है अब वो गाज़ा तो उन्होंने पूरा उसको जो है क्या कह सकते हैं आप, यानी पूरा जो है दोज़ख में तब्दील कर दिया है। वहाँ पे क़यामत बरपा है तकरीबन 2 साल से। अक्टूबर 2023 से जो शुरू हुआ था मामला, वो अभी तक जो है वहाँ, जैसा कि हमारे इफ्तिखार गिलानी साहब ने कहा। तो बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब और सालार का।